हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज साथी का 21 है। और दोस्तों आज के पेपर में 2021 में एनटीपीसी में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म जो कि कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथीगण मदुरई आ जाएगा। ठीक है साथीगण, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जिससे जितने भी क्वेश्चन अब तक आपके एनटीपीसी में पूछा गया, आइए दोस्तों एक्सप्लेन के माध्यम से पूरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथीगण, आप सबको याद रखना कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन अब तक पूछ चुका है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय भी आप कौन है, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी। अच्छा, उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1998 में इसमें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ना जाने साथीगण ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है। पद्म विभूषण की मैं बात करूं तो 1975 में, संगीत कलानिधि आपके 1968 में और रमन मैगसेसे पुरस्कार आपके 1974 में। आपको भारत रत्न और रमन मैगसेसे पुरस्कार ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथीगण सबसे रिक्वेस्ट है याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ तमिल फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था, जैसे कि सेवा सदन, शकुंतलाई, सावित्री और मीरा जैसे फिल्म में एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी का कुछ प्रदर्शन रहा था। ये भी पॉइंट कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं और अगर दोस्तों आपको जीके जीएस में कुछ भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों पेपर हुआ था उसमें से दोस्तों हर एक क्वेश्चन को छांट छांट कर दोस्तों टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया गया। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है दोस्तों जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। दोस्तों बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने अब तक ले चुका है। अगर दोस्तों आपके अंदर में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो मात्र 21 रुपया इनके लिए पेमेंट करना होगा साथीगण। और कुल साथीगण 16 टॉपिक है, जो जितने भी टॉपिक है दोस्तों हर एक एग्जाम का ओरिएंटेड है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस ई बुक लेना है तो 7856 89 71 15 मैं व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों जरूर जुड़िएगा। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि इस ई बुक में किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है, तो आप देख सकते हैं कुल 16 टॉपिक है दोस्तों। पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को छांट छांट कर स्क्रीनशॉट कर कर दोस्तों उसको कॉपी करके एमएस वर्ड में जाके दोस्तों इसका पीपीटी बनाया गया है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बेस्ट कंटेंट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों। आप जाके एक बार साथीगण जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा अगर दोस्तों आप ये लेकर एक से दो बार पढ़ लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो साथीगण अगर मैं गांधी इरविन की बात करूं तो 1931 में किया गया था, जो साथीगण आप सबको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो आपके 1930 से लेकर 1931, यानी कि 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज आपके 1931 से लेकर 1931 यानी 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और सबसे बड़ा पॉइंट ये दोस्तों कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो ये 1932 में आयोजित किया गया था। लेकिन दोस्तों ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कि भागीदारी किया था, इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो ये आपको ध्यान देना है, हमेशा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से दूसरे अगर मैं गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो 1931 में हुआ था और महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने भाग लिया था। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 7 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं
जिनसे आपके एग्जाम में क्षेत्रफल हो, सीमा हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले आंसर आपको भूटान जो कि करना है कि भूटान ऐसा देश है कि भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे कम इनका क्षेत्रफल है। लेकिन दोस्तों इनसे रिलेटेड जितने भी दोस्तों आपके पड़ोसी सीमा है दोस्तों, जिसमें से पाकिस्तान आपके 3323 किलोमीटर हो जाएगा, अफगानिस्तान आपके 106, नेपाल आपके 1751, चीन आपके 3488, बांग्लादेश आपके 4996। ये कितना हो गया? तो यहाँ से 5 हो गया। और 2 अगर मैं बात करूँ तो अगला स्लाइड में पुनः कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर, नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, और वहीं दोस्तों 2 भूटान जिसमें से 699, और म्यांमार की बात करूँ तो 1643। साथीगण आप सबको ये क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन अगर साथीगण आपको अच्छा लगे ना, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको अच्छा लगे ना, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो दोस्तों जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ पे जाके जरूर जुड़िएगा दोस्तों। वहाँ इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों, अपडेट दोस्तों, सारा चीज़ डाला जाता है। वहाँ से एक बार जाके दोस्तों जरूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ये भी क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया था। तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, जो आप सबको सबसे पहले याद रखना है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप मान लो ठीक है जान गए, लेकिन इनसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं भारत का 26वां अगर राज्य की बात करूं तो ये कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था छत्तीसगढ़। वहीं दोस्तों आपके 27वां अगर मैं राज्य की बात करूं तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं 28वां राज्य की बात करूं तो ये झारखंड था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये 2000 से दोस्तों मैं इसलिए क्वेश्चन लाया क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में 2000 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2000 ईस्वी में कौन कौन से राज्यों का अलग हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था। ये पॉइंट इस क्वेश्चन के अलावा याद रखना है। जो 26वां राज्य आपके छत्तीसगढ़, 27वां राज्य आपके उत्तराखंड, और 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना था दोस्तों, आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारी पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा नदी एवं उनके उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आइए इस क्लास के माध्यम से मैं पूरे ये चारों ऑप्शन के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी कितनी लेंथ है और ये कहाँ कहाँ से उद्गम होती है। तो साथीगण सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो राप्ती आ जाएगा, ठीक है। कि राप्ती जो है ना हमारे पड़ोसी देश, हमारे भारत के क्या बोल रखा है कि कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलता है, तो राप्ती जो नदी है सो नेपाल से निकलता है। अच्छा साथीगण अगर मैं बात करूँ कि जो सिंधु नदी है ना, तो सिंधु नदी आपके उनकी सबसे पहले आपको लेंथ याद रखना है कि 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर मैं इनकी उद्गम की बात करूँ तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, यानी कि बोखारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। ये पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं गंगा नदी की बात करूँ तो 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर मैं इसकी उद्गम स्थल की बात करूँ तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, और जिसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूं तो 2900 किलोमीटर सबसे पहले इसकी लंबाई याद रखना है। और इनका अगर मैं उद्गम की बात करूं तो तिब्बत के चमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, और जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपने कल के क्लास को देखा होगा दोस्तों, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इन सभी नदियों के सहायक नदी जो जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मैंने करवाया था। तो दोस्तों अगर कल आपने क्लास देखा होगा ना, तो आप सबसे एक कमेंट कर रहा हूँ यार, गंगा नदी के जितने भी मैंने सहायक नदी आपको कहा होगा, आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आपको
जरूर आंसर करना दोस्तों, अगर आप सीरियस से मेरे इस क्लास को जरूर देखते होंगे, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु जो मनाया जाता है, तो किसके जयंती के रूप में ही हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है? तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर पद्म संभव आ जाएगा कि जो पद्म संभव है ना, उन्हीं के जयंती पर हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों। इनसे संबंधित नागालैंड से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा नाम हॉर्नबिल महोत्सव, सेक्रेनई महोत्सु और तुलनी। ये जितने भी चार नाम है दोस्तों, आपके एग्जाम में नागालैंड से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा नागालैंड राज्य है ना दोस्तों, इनसे आपके एग्जाम में फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो हॉर्नबिल, सेक्रेनई महोत्सव और तुलनी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा को ही दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अलावा और क्या क्या नाम है दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा प्राचीन जितने भी नदी है ना दोस्तों, उनसे पुराना नाम पूछा जाता है। जिसमें से अगर मैं कुब्बू की बात करूँ तो कुरम, अगर मैं कुबा की बात करूँ तो काबुल, वितस्ता अगर मैं नदी की बात करूँ तो झेलम, अस्किनी की बात करूँ तो चनाब, अगर मैं पारुसनी की बात करूँ तो रावी। आने की दोस्तों आप सबको याद रखना है, ये आपकी नदी है और इनका प्राचीन नाम है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का परुसनी, काबुल का कुभा, कुरम का कुबू। अगर मैं सतलज की बात करूँ तो सतुद्री, ब्यास की बात करूँ तो बिपाशा आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको नाम लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से कह रहा हूँ, काबुल का कुबा, झेलम का विदस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का परुषनी, सतलज का सतुद्री और ब्यास का बिपाशा आ जाएगा। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, FRBMA को वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए एक राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो ये पूछ रखा है कि FRBMA का क्या अर्थ है। साथीगण मैं कल आपके लिए एक टॉपिक करवाऊंगा, जो मैं डेली 3 बजे हर एक टॉपिक करता हूं और मॉक टेस्ट आपके दिन रात के 7 बजे। दोस्तों कल का ये मेरा एक टॉपिक रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से NTPC में पूछा गया था 2021-20 में, मैं दोस्तों छांट छांट कर टॉप 50 फुल फॉर्म लाऊंगा। दोस्तों आपका क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपको ध्यान देना दोस्तों कि फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA का अर्थ है दोस्तों, जो आप सबको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों NTPC में कोई भी पेपर जाके उठा लीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन अगर आपको फुल फॉर्म से नहीं मिलेगा ना, तब जाके मेरे को कहना। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मैं अपना दिन रात मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक तो जरूर करना यार, और अगर सब्सक्राइब भी हो सके तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं हर एक टॉपिक भी करा रहा हूँ दोस्तों, आप जाके वीडियो सेक्शन में जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके साथ मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ मॉक टेस्ट भी करवा रहा हूँ। ये दोनों क्लास अगर आप देख रहे हैं ना, तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में कलहन की राज तरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने शासन किया था। अगर मैं बात करूं साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपके कश्मीर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं कहूं दोस्तों इनसे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं कालिदास से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात करूं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, ये बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्तों और बार बार आपके एग्जाम में कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अमर सिम्हा की बात करूं तो अमर कोश इन्होंने लिखा था, और अमर कोश दोस्तों SSC में कई बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी अमर कोश क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अगर मैं वाराह मिहिर की बात करूं तो पंच सिद्धांत, वृत्त संहिता, ये दोनों पुस्तक आपके वाराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं आर्यभट्ट की बात करूं तो सूर्य सिद्धांत जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ये चारों दोस्तों जितने भी मैं नाम कह रहा हूं ना, इनके संबंधित ये बुक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनाया गया था, तो कौन से शताब्दी में बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों कोणार्क मंदिर से और भी क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव जो कि प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये क्वेश्चन लिख के दे लो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो। अच्छा, राजा नरसिंह देव प्रथम, ये आपको याद रखना है। वंश गंग वंश याद रखना है। कब बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनाया, ठीक है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क मंदिर है। और उसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। विशेषता मंदिर को सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं कहूँ दोस्तों, जो ये मंदिर है ना, सो यूनेस्को में आपके 1984 में शामिल किया गया था, जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। और हमेशा जितने भी दोस्तों मंदिर है, जितने भी आपके क्लासिकल डांस में, इसमें से लोक नृत्य में से आपके जो कालबेली आता है ना, वो आ जाएगा आपके। हमेशा दोस्तों लोक नृत्य से संबंधित हो या किसी भी तरह से दोस्तों यूनेस्को से विश्व धरोहर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1984 में दोस्तों आपके कोणार्क जो मंदिर है ना दोस्तों, आपके उड़ीसा में संबंधित है और उन्हें विश्व धरोहर 1984 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी के संदर्भ में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों देख लेना, इस जो आज के जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से पूछा गया था। अगर मैं यूएसबी का फुल फॉर्म की बात करूं साथीगण, तो आपको याद रखना यूनिवर्सल सीरियल बस, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने कहा ना, कल का जो क्लास आएगा उसमें से मैं एक आपका पूरा फुल फॉर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था 50 टॉप क्वेश्चन छाट छाट के मैं लाऊंगा दोस्तों। अगर आप उसकी ज़रूरत है दोस्तों, उसका पीडीएफ ज़रूरत है दोस्तों, तो आप उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है। साथीगण जितने भी डी ब्लॉक से अब तक क्वेश्चन पूछ चुका है और दोस्तों पूछा जाएगा, मैं सारा इस क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर एफ यानी कि लोहा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो दोस्तों आपको याद रखना कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व आपके एफ ही आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि डी ब्लॉक तत्वों की श्रृंखला में अगर मैं 3D श्रृंखला की बात करूँ तो ये पूरा तत्व दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट मारना है। 4D की मैं बात करूँ तो ये इतना पूरा तत्व है दोस्तों। अगर मैं 5D श्रृंखला की बात करूँ, इसमें इतना तत्व है। और 6D श्रृंखला अपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन कभी कभार अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ, उनकी पुस्तक का क्या नाम है। साथीगण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पाणिनि के द्वारा ही अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था, जो साथीगण आप सबको पहले याद रखना है। और हमेशा दोस्तों अष्टाध्याय जो पुस्तक है ना, सो एक बार अब तक नहीं पूछा दोस्तों, कई बार पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे ना, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि पाणिनि के ही द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बुद्धचरित्र की बात करूँ ना, बुद्धचरित्र नामक महाकाव्य की रचना संस्कृत कवि अश्वघोष के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित्र पुस्तक लिखा गया था, जो आपके गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश का वर्णन करता है। साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा किससे प्राप्त की गई थी। दोस्तों ब्रिटेन से ही संसदीय स्वरूप को लाया गया था। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी देश, हमारे 10 देश के संविधान से उधार लाया गया था, जो कि दोस्तों उन 10 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन हो, जापान हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो और आपके आयरलैंड हो दोस्तों, इन सभी देशों से क्या क्या लाया गया था दोस्तों, आइए 1 2 3 देश से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं ब्रिटिश संविधान की बात करूं, तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट और द्विसदनीय मत जैसे प्रावधान आपके ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था, जो सबसे पहले आप सबको ध्यान देना है। अगर मैं जापान से बात करूं, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत की स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार से बारे में कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार दोस्तों ना जाने आपके एग्जाम में आर्टिकल 21 से पूछा गया है। और वही पूछे कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया था, तो साथीगण आर्टिकल 21 आपके जर्मनी के जापान के देश से ही और उसी के संविधान से लाया गया था, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका,
की स्वतंत्रता जो आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आयरलैंड से बात करूँ दोस्तों, तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है ना, इनकी प्रक्रिया आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। अगर मैं कहूँ दोस्तों, जो आपके राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, ये भी प्रक्रिया आपके आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया था। ये दोनों पॉइंट को इस क्वेश्चन के अलावा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक है? साथीगण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना जाने कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दोस्तों, विक्रम चंद्र इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इन्होंने ही रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास लिखा था। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था? अगर मैं अरुंधति राय की बात करूं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने लिखा था और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों पुस्तक आपके अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया था, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों पुस्तक आपके अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया। अच्छा, विक्रम चंद्र से अगर मैं कहूँ ना, तो जिसमें से क्वेश्चन का आंसर आपके रेड अर्थ एंड पोरिंग जो रेन है ना, ये पुस्तक तो आपके विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इनका एक और पुस्तक लव एंड क्या बोल रहा है, लॉगिंग इन बॉम्बे, ये भी पुस्तक और साथ ही सेक्रेड गेम्स, ये 3 पुस्तक आपकी विक्रम चंद्र जी से आपको साथीगण ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, मैं इतना दिन से मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ दोस्तों, करीब अभी तक मैं 50 मॉक टेस्ट आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को कराते कराते मुझे पता चल चुका है यार कि इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ो और उसका एक्सप्लेन करके अगर आप पढ़ोगे ना दोस्तों, बहुत मजा लगेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते आओगे ना दोस्तों, लगेगा यार तो ये तो कल क्वेश्चन पूछा था, अरे लगेगा यार ये तो परसों क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही पढ़ने में मजा आएगा तो दोस्तों, और ऐसे ही जब आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो बहुत आत्मा सुकून होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमेशा पढ़ते रहना। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ जो है ना, सो जोश एग्जाम मैग्नेट जो ये यूट्यूब चैनल है ना, इन्हीं के नाम पे वहाँ भी बनाया गया दोस्तों, जाके वहाँ दोस्तों पीडीएफ लेके जरूर रिवीजन करना। ठीक है, मैं इतना से आपको कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन और एक्सप्लेन बहुत आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो दोस्तों, बहुत काम का है। ठीक है, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित में से किससे संबंधित है? तो सिद्धि धमाल आपके गुजरात से संबंधित है, जो सबसे पहले आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ढोली आ जाएगा, मंजीरा आ जाएगा, रास आ जाएगा, राठवा आ जाएगा, ये गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। नागालैंड से अगर मैं बात करूँ तो चांगलो, आपके मेला पीट आ जाएगा, मोन्यू आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कुकी नृत्य आ जाएगा, युद्ध नृत्य आ जाएगा, ये आपके नागालैंड से संबंधित है। ये भी पॉइंट आज क्वेश्चन के अलावा आपको याद रखना है। टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से कौन से वर्ष जो कि शुरू किया था? तो 1932 में टाटा एयरलाइंस को शुरू किया गया था मूल रूप से, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछ रखा है कि हुगली नदी पर कब, जो कि कौन सी ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो ये 1651 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पहली बार कारखाना जो कि हुगली नदी के तट पे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संग्रह मंडलों में विभाजित किया गया, जिसमें से 1028 सूक्त को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था? तो साथीगण, ये 10 मंडलों में विभाजित किया गया था। लेकिन साथीगण, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, जिसकी देवताओं की स्तुति मंत्र और रचनाएं से संबंधित आपकी ऋग्वेद है। अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं दोस्तों, तो इसमें से कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है, जिसमें मंत्रों और अनुष्ठान का वर्णन आपके यजुर्वेद में किया जाता है। सामवेद आपके संगीत और गायन से संबंधित है, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। अथर्ववेद आपके दोस्तों चिकित्सा हो गया, सामाजिक हो गया, जादू टोना हो गया, रहस्यमय की, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपके अथर्ववेद से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। FTP इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? ठीक है, और अगर दोस्तों RRB NTPC 2025 के लिए अगर आपको अच्छे से नंबर लाना दोस्तों, तैयारी करना दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेकर 2021 तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर दोस्तों टॉपिक वाइज आपके लिए ई बुक बनाया दोस्तों। कुल 16 टॉपिक है दोस्तों, जिसमें से 500 से भी अधिक क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इस ई बुक को लेना है तो मात्र और मात्र 21 रुपये लग रहा है दोस्तों। बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक है दोस्तों जो आपकी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है,
और दोस्तों एनटीपीसी 2021 में जाके दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। जनगणना से संबंधित पंचवर्षीय अनुच्छेद, विटामिन डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्य काल, नदी बांध झील, खेल कूद हो गया, पुस्तक लेखक हो गया, त्यौहार उत्सव हो गया, लोक नृत्य हो गया, वाद दिन अंतर आ जाएगा, ये सारा का सारा दोस्तों आपके इस ई बुक में कंटेंट डाला गया है। सबसे बड़ी बात है हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास तो दुनिया का किताब होगा, लेकिन दोस्तों इस ई बुक में इतना मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन जो आया वही छाट छाट के दोस्तों मैं बना के लाया हूँ दोस्तों। बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो अब तक ले चुका है, तो दोस्तों आप भी अगर लेना चाहते हैं और अगर आपको टॉपिक वाइज में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो यकीनन एक बार बिलीव करके ले लो दोस्तों। आपका अगर नंबर ना इंक्रीज हो जाए ना तो मेरे को कहना दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना, अगर जनगणना पढ़ना दोस्तों, फ्रंट पेज में जनगणना से डाला गया कि इतने क्वेश्चन के बीच में जनगणना क्वेश्चन डाला गया है। अगर मैं संसद से क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ ना, तो जाके वहाँ फ्रंट पेज में डाला गया कि संसद का इतना से इतना पेज के बीच में संसद का है। मानिए कि दोस्तों किसी भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं बिना मेहनत किए, आपको वहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन के बीच में इतना क्वेश्चन डाला गया, जाके पढ़ो दोस्तों, आपके लिए बनाया गया दोस्तों। बहुत ऐसे मेरे साथी ले चुका है, अगर आप नहीं लिए तो अभी जाके ले लो, ठीक है। अगर 21 रुपये आपके लिए बहुत भारी दोस्तों, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार, बहुत मेहनत लगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन छाँट छाँट कर दोस्तों कॉपी किया हूँ दोस्तों, फिर जाके MS वर्ड में काम किया हूँ, फिर जाके दोस्तों ई बुक वगैरह बहुत बनाया हूँ दोस्तों। मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। अगर अब मेरे जगह में रहता हूँ दोस्तों तो आप इसका 50 से 100 रखा था, ठीक है, लेकिन नहीं बचे दोस्तों, मेरे को कम ही चाहिए यार, नहीं ज़्यादा मुझे लूटना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सबका।